नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। दोस्तों आज का डेट है 6 दिसंबर 2022 एंड प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स का डिस्कशन मैं शुभदीप आप सबके सामने करने वाला हूँ। एंड लेट मी रिमाइंड यू अगेन एज यूजुअल दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जा रहा है। आप वहाँ पे जाके इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं रिगार्डिंग नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नाउ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी स्टार्ट किया इंस्पेक्शन ऑफ 5 ऑडिट फर्म्स, इसलिए यह न्यूज़ में है। तो यह कंट्री का सोल इंडिपेंडेंट ऑडिट का रेगुलेटर है, मतलब ऐसी कंपनीज जो ऑडिटिंग करती हैं ना, ऑडिटिंग फर्म्स जो होती है उनको रेगुलेट करने का जिम्मेवारी है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का। ठीक है, और यह कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2018 को बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 जो क्या आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। और इसका एम है टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑल कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन इंडिया, राइट। सो इसके और भी फंक्शंस और ड्यूटीज़ क्या क्या है? रिकमेंड करना ऑडिटिंग, और कोई भी अगर ऑडिटिंग पॉलिसीज़ में चेंज करना या फिर उसके स्टैंडर्ड्स में इम्प्रूव करना, सो सब कुछ जो काम रहता है इन्हीं का रहता है। ठीक है, और फाइनली ये रिकमेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है, यूजुअली अप्रूव कर ही देती है क्योंकि अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होता है, इतना सारा काम है, राइट। तो हर एक विंग को काम देने से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इजी होता है, राइट। नेक्स्ट इज मॉनिटर एंड इन्फोर्स कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। दूसरा है ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ द प्रोफेशनल्स जो कि एसोसिएटेड है विथ इंश्योरिंग कंप्लायंसेस विथ सच स्टैंडर्ड्स, और साथ ही साथ सजेस्ट करना मेजर्स जिससे क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को कैसे इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में संभावना ट्रस्ट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है दैट मिथाइल आइसोसाइनेट का जो लीकेज हुआ था ना अंडर दिस भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसके कारण अभी भी, जी हाँ दोस्तों, अभी भी जो लोग उससे सरवाइव कर गए थे, वैसे तो आपको पता होना चाहिए भोपाल गैस ट्रेजेडी में बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी, बट बहुत जन सरवाइव भी कर गए थे ना। तो जिन सरवाइव कर गए थे ना उनको अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे एक डिजीज़ होता है रिंग वर्म डिजीज़, जो क्या एक फंगस जिसका नाम है टाइनिया, इसके द्वारा होता है, और वो उनके जो सर्वाइवल है इस इंसिडेंट के उनको बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। इसमें क्या होता है, रेड इची पैचेस आपके शरीर के अलग अलग पार्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे, और अगर आपने उसने ट्रीट नहीं किया ना तो वो स्प्रेड करते रहेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे क्लिनिक्स में तो जो फीमेल सर्वाइवर्स थी ना उनको भी कुछ टाइप ऑफ डिजीजेज हो रहे हैं जिनको कहा जाता है ईस्ट इन्फेक्शन कैंडिडा एल्बिकांस। तो ये फीमेल सर्वाइवर्स को हो रहा है। तो देखो इवेंचुअली मैं यही बोलना चाह रहा हूँ दैट यस इसका जो इम्पैक्ट है अभी भी कहीं ना कहीं फेस किया जा रहा है वहाँ के लोगों के द्वारा। नेक्स्ट द हिंदू का यह न्यूज़ है रिगार्डिंग तानपुरा या फिर तंबूरा। देखो एक्चुअली क्या है ना, न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इनके जो इसको बनाते हैं ना तानपुरा या फिर तंबूरा को, उन लोगों ने सरकार से कंप्लेन किया था, देखिए यंग जनरेशन जो है ये सब को बजा नहीं रही है, उन लोग खाली गिटार विटार को ही बजा रही है। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा अगर होता रहा तब तो हमारा पूरा भट्टा बैठ जाएगा, है ना। ये ट्रेडिशन जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा इंडिया से, क्योंकि अभी जो भी ऑर्डर्स आ रहा है ना वो मैक्सिमम इंडिया के बाहर से ही आ रहा है, इंडिया के भीतर से तो आना बंद ही हो गया ऑलमोस्ट सा। ठीक है, सो तानपुरा जिसको हम लोग तंबूरा या फिर तानपुरी भी कहते हैं, ये होता क्या है, इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जिसका लंबा सा दिख रहा है, ये इसको नेक कहा जाता है। ठीक है, लॉन्ग नेक्ड प्लग्ड स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है। और ये दोस्तों कैसे बजाता है पता है, जैसे आप बजा रहे हैं ना, जैसे कोई गाना गाइए, जैसे तू मेरी अधूरी ला ला ला, तो देखो तो ऐसे यूजुअली आप अगर गिटार में बजाओगे तो एक ऐसा भी गिटार होता है जहाँ पे टिन 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 टिन, तो गाना के साथ वो बज रहा है। ठीक है, बट जब तंबूरा या फिर तानपुरा बजाया जाता है ना उसको गाना के इस म्यूजिक के साथ नहीं बजाया जाता है, टिन 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 टिन, वो पीछे का बैकग्राउंड एक म्यूजिक नहीं होता। देखिए ऑफकोर्स म्यूजिक का मुझे ज़्यादा नॉलेज ऐसे है नहीं, बट यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है दैट इट डज नॉट प्ले विद द मेलोडी,
बट ये जो कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो मेलोडी या फिर सिंगल के द्वारा जो मेलोडी गाया जा रहा है ना, उसको सपोर्ट करने और सस्टेन करने के लिए ये बजाया जाता है, राइट। सो अच्छा, अब ये क्या है ना, हिंदुस्तानी म्यूजिक एज वेल एज कार्नाटिक म्यूजिक दोनों में तानपुरा को इस्तेमाल किया जाता है, जस्ट नाम चेंज है। जैसे हिंदुस्तानी म्यूजिशियंस जो है इसको तानपुरा बोलते हैं, कार्नाटिक म्यूजिशियंस जो है इसको तंबूरा बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सिलेट सिलचर फेस्टिवल, पहला ऑफ इट्स काइंड सेलिब्रेट किया जा रहा है एक फेस्टिवल बिटवीन द बैरक वैली रीजन ऑफ असम और बांग्लादेश के सिलेट सेगमेंट के बीच में, जिससे दोनों रीजन्स के बीच में कल्चरल टाइज जो है और भी बढ़ेंगी। इनफैक्ट ये फेस्टिवल जो है कोइंसाइड कर रहा है विद 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस और साथ ही साथ 50th एनिवर्सरी ऑफ लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम द पाकिस्तान, जिसको ऑर्गेनाइज किया है भाई द इंडियन फाउंडेशन और इसको सपोर्ट किया जा रहा है भाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और असम गवर्नमेंट के द्वारा इन एसोसिएशन विद बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप सोसाइटी एंड इंडिया बांग्लादेश चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। द फेस्टिवल अंडरलाइंस करता है कॉमनैलिटीज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, स्पेसिफिकली बंगाली स्पीकिंग जो सिलेट वेरिएंट है ना। देखो अब यहाँ पर भी इंडिया में भी अगर आप मेजर चंक आप ले लो बराक वैली या फिर आप ले लो पार्ट्स ऑफ मेघालय, वहाँ पे अभी भी बहुत सारे बंगाली मतलब सिलेट वाला बंगाली स्पीकिंग किया जाता है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं देखो सिलेटी कल्चर इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी है, राइट। तो उस कल्चर को मिक्स करने का एक प्रयास है सिलेट सिलचर फेस्टिवल। क्लियर है ना। सिग्निफिकेंस इसका क्या क्या है भैया, ऑफ कोर्स कॉमन वैल्यूज को रिविजिट किया जाएगा, शेयर हेरिटेज बिटवीन द ट्विन सिटीज को शेयर किए जाएंगे, जिसमें ट्राइबल कल्चर, क्विजीन, लिटरेचर, आर्ट, क्राफ्ट सबको बेसिकली इसी के ऊपर शेयर्ड वैल्यूज फोकस किए जाएंगे, है ना। एमिनेंट पीपल फ्रॉम पब्लिक एज वेल एज सोशल लाइफ, इंडस्ट्रियलिस्ट, आर्टिशियंस, स्कॉलर्स, प्रैक्टिशनर्स दोनों साइड से एक प्लेटफॉर्म में आएंगे, जिससे म्यूचुअल ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी को प्रमोट किया जा सके। इन एडिशन फेस्टिवल प्रोवाइड करेगा एक प्लेटफॉर्म जिससे एक्सप्लोर किया जा सके मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ वेरियस सेक्टर्स में, जैसे हेल्थ केयर, जैसे टूरिज्म, एडुकेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। नेक्स्ट एसेंशियल कमोडिटीज़। स्टेट्स बोला जा रहा है दैट स्टेट्स को सेटअप करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर, जिससे एसेंशियल आइटम्स के प्राइसेस को मॉनिटर किया जा सके। सवाल होता है एसेंशियल कमोडिटीज़ होती क्या है। देखो एसेंशियल कमोडिटीज़ वैसी प्रोडक्ट होती है जिसके अगर सप्लाई को अगर आपने थोड़ा भी रोक दिया, तब नॉर्मल लाइफ ऑफ पीपल जो है ख़राब हो सकता है। आप खुद सोचो ना, को मतलब ये इस कमोडिटीज़ में वैसे ही कमोडिटीज़ आता है जो कि यूजुअली कंज्यूमर्स हर डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आती है, उनका एक सिस्टम बना हुआ है जिसके थ्रू कलेक्ट करता है प्राइसेस ऑफ 22 एसेंशियल फूड कमोडिटीज़ इन द कंट्री, एंड ऑल द स्टेट शुड सेट अप प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स फॉर क्रिटिकल गुड्स इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट। सेंटर प्रोवाइड कर रही है फाइनेंशियल सपोर्ट जिससे क्रिएट किया जा सके 750 प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स एज वेल। एसेंशियल कमोडिटीज़ रेगुलेट की जाती है अंडर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ऑफ 1955। इसका एम यही है दैट रेगुलेट करना प्रोडक्शन, सप्लाई एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन कमोडिटीज़ जो क्या पब्लिक इंटरेस्ट के रिलेटेड हो, मतलब जो क्या यूजुअली जनरल पब्लिक हर रोज़ इस्तेमाल करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट may add or remove कोई भी essential commodity from the list through a notification as well। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात कर ले, ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया में जो क्या मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आती है, और इसको सेटअप किया गया था अंडर द BIS दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2016। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट है। द मेन एक्टिविटीज़ अगर देख लीजिएगा इसका, वो क्या क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन, मार्केटिंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स, है ना। उसके बाद BIS जो है इट इज़ अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग इंडियन स्टैंडर्ड्स, इम्प्लीमेंटिंग वॉलंटरी एंड मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स जैसे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, राइट। देन कम्स क्वालिटी एश्योरेंस कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करना। तो सब कुछ काम जो होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का ही होता है। नेक्स्ट सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स जो क्या निकाला गया वाशिंगटन
बेस्ड थिंक टैंक जिसका नाम है प्यू रिसर्च सेंटर। अब देखो, अभी ये लोग का बात को ऑफ कोर्स इंडियन गवर्नमेंट विल नॉट एट ऑल टॉलरेट, बिकॉज द थिंग इज़ दैट सोशल हॉस्टिलिटीज़ इंडेक्स में ऑफ कोर्स इंडिया को सबसे ज़्यादा टॉप में खड़ा कर दिया है। नाउ सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स है क्या? ये एक ऐसा इंडेक्स है जो क्या शो करती है दैट सोशल लेवल में कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ऊपर कितनी हॉस्टिलिटीज़ की जाती है, राइट? अब इनफैक्ट देखो, शॉकिंग ये है दैट इसमें बोला गया है दैट इंडिया का कंडीशन जो है वर्स देन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान है। अब बोलो, अब मैं क्या बोलूँ इसका, अब इसको कैसे डिस्क्राइब करूँ, राइट? नाउ आपको समझना पड़ेगा, देखो कोई भी चीज़ें अगर जियोपॉलिटिक्स चल रही है ना, जियोपॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये लोग कोई भी अगर रिपोर्ट डालते हैं ना, सब समय उनके इंटरेस्ट से जो सजा हुआ वही डालते हैं। जैसे अभी अगर देख लीजिएगा, उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, राइट? क्योंकि पाकिस्तान उसके एकदम सब कुछ बात मान रहा है पाकिस्तान, ठीक है? तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान से ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, राइट? तो पाकिस्तान को खुश करने के लिए अगेन इंडिया को अगर दुखी भी करना हो तो दे डू इट, है ना? कभी इंडिया को खुश करने के लिए पाकिस्तान को दुखी करना हो तो अगेन उनका अगर जियोपॉलिटिक्स वैसा चल रहा है तो यस दे विल डू इट, राइट? सो अगेन अभी भी अगर देखोगे तो नाउ द कंडीशंस विथ इंडिया, अगेन आई वुड नॉट से डिटीरियोरेटिंग, बट यस इट्स नॉट दैट गुड, आई वुड से, राइट? सो कहीं ना कहीं इसके लिए इंडिया को आप देखा जा रहा है दैट ये सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स में बहुत पीछे रैंक मिला हुआ है। नेक्स्ट, स्टेम प्रोपेल्ड स्पेसक्राफ्ट, दुनिया का पहला स्टेम प्रोपेल्ड स्पेसक्राफ्ट जो है ये हेड कर रहा है टुवर्ड्स मून एंड बियॉन्ड। कौन सा स्पेसक्राफ्ट में? जिसका नाम है इक्विलियस स्पेसक्राफ्ट, राइट? ये एक वाटर पावर्ड क्यूबसैट स्पेसक्राफ्ट है जिसको डेवलप किया गया बाय जाक्सा, दैट इज जापान एरोन स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जाक्सा, राइट? इसको लॉन्च किया जा रहा है भाई नासा का ओरियन स्पेसक्राफ्ट, और स्पेस मिशन जो है ना कैरी आउट किया जाएगा नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कि टेस्ट करेगा रेडिएशन इन्वायरमेंट, जिससे हेल्प किया जाएगा टू डिटरमाइन दैट क्या क्या फ्यूचर में एस्ट्रोनॉट्स को प्रिकॉशंस लेना चाहिए, जिससे अगर वो फ्यूचर में डीप स्पेस लोकेशन में एंटर करना चाहे तो वो प्रिकॉशंस ले सके। इनफैक्ट ये प्लान्ड ऑर्बिटल पाथ जो है ये सेकंड अर्थ मून लग्रांजे पॉइंट में रखा जाएगा। लग्रांजे पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं, जैसे सोचो ये है अर्थ, राइट? ये है मून। अब लग्रांजे पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर अगर आप सैटेलाइट को रखिएगा तो द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन इन दीज लग्रांजेस पॉइंट आर मिनिमल, राइट? सो अभी जो ये रखा जा रहा है वो रखा जाएगा इन लग्रांजे पॉइंट 2, ठीक है? चलो, ये हम लोगों ने पूरा देखा। अब देख लेते हैं कुछ एमसीक्यू। कल का एमसीक्यू जो पूछा गया था, कांगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर, यस, आप लोगों ने आंसर्स दिया था। नेक्स्ट आज का जो क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग तानपुरा या फिर तंबूरा, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है किस फॉर्म ऑफ म्यूजिक में इस्तेमाल किया जाता है? हिंदुस्तानी म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक, सी बोथ हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक म्यूजिक, डी नीदर हिंदुस्तानी नॉर कर्नाटिक म्यूजिक। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना आंसर लिखिएगा। विल वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप सबके साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।